नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। कोरोना महामारी ने हमें कई मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए गरीबी, विकास, किसान, नहर, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा वह हथियार है जिसका इस्तेमाल वे पिछले 72 सालों से करती आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में गरीबी क्यों है, जनता अशिक्षित क्यों है, सामाजिक सुधार महज नारों और जुमलों तक ही सीमित क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही चाहती है, जनता आपस में उलझी रहे और ये अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकती रहे। टोना टोटका अंधविश्वास की जंजीर में जकड़ी जनता अफवाहों पर तुरंत विश्वास कर लेती है। नतीजा, डायन के नाम पर अत्याचार, हत्या, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। समूचे देश के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी आपराधिक घटनाओं ने कितने मासूमों की जान ले चुकी है। आज अभिनील कांड के 2 साल पूरे हो रहे हैं। दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी क्यों बढ़ रही है डायन के नाम पर हत्या जैसी घटनाएं? क्यों बढ़ रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं? क्यों सरकार नाकाम साबित हो रही है? समाज में जागरूकता का अभाव क्यों है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है। डॉक्टर संगीता दत्त, जानी मानी मनोचिकित्सक, हमारे साथ स्टूडियो में है। दीपक चमाड़िया, अधिवक्ता, गुवाहाटी हाईकोर्ट के हमारे साथ बने हुए हैं। रंभा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है, बिहार से हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। संतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, कोलकाता से हमारे साथ ये बहुत जल्द जुड़ रही है। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं दिव्य ज्योति सैकिया से शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया, नील अभिकांड पूरे असम को ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया था। 2 साल पूरे हो गए, आज ही के दिन यह कांड हुआ था, लेकिन अभी भी न्याय के इंतजार में हैं उनके पेरेंट्स। क्या कहेंगे? आज ही के दिन 8 जून को 2018 में कार्बी आंलंग जिले के दकमका अंतर्गत पानजुरी गांव में अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास को हत्या किया गया था। और ये हत्या अफवाहों के कारण हुआ था कि एक चाइल्ड लिफ्टर के नाम पर। और आज अभी भी 2 साल हो चुके हैं। आज तक जिस गति से न्याय व्यवस्था आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ रहा है। और जो साक्षी था उसमें जितने भी विटनेस में से कई लोगों ने जो पहले दीफू कोर्ट में जो वो लोग जवान दिए थे, जैसे स्वीकार कर रहे थे, तो अभी साक्षी ने कोई लोगों ने अलग बयान देने के लिए अभी कोशिश कर रहा है, बोल रहा है। यही सब कारण है जो समाज जागरूक भी नहीं है। और न्याय व्यवस्था में ये जो है कि पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उन लोगों को बोलने के लिए बोला था, मगर सबको पता है कि हकीकत में हुआ क्या था। और यही सब कारण है और बहुत सारे मुद्दा है। यही मुद्दों के लिए न्याय व्यवस्था में काफ़ी गति यहाँ जो होना चाहिए था उतना नहीं आगे बढ़ रहा है और इसके लिए सभी लोग परेशान हैं। और अभी मैं आगे आया हूँ क्योंकि डायन के नाम पर जो हत्या, अंधविश्वास पर मैंने राष्ट्र भर जो मैंने काम किया था काफ़ी सालों से, तो मुझे अभी महसूस हुआ कि एक अलग कानून, जैसे कि डायन के नाम पर जो हत्या, तोहनी के नाम पर जो हत्या, अंधविश्वास के नाम पर जो हत्या हुए हैं, रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने जो कड़ी कदम उठाया है। ठीक मॉब लिंचिंग, भीड़ के नाम पर जो हत्या हो रहे हैं पूरा देश भर में, सिर्फ असम में ही नहीं, रोकने के लिए अभी शुरू किए हैं काम। तो मुझे लग रहा है हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। हाँ। डॉक्टर संगीता दत्त, आप मनोचिकित्सक है। न सिर्फ अभिनील हत्याकांड, सनातन डेका जो हाजों में कुछ ही दिन पहले उनकी हत्या हुई थी, डॉक्टर देवेंद्र दत्त टियोक में डॉक्टर थे, वो सेवा भाव से चाय बागान में काम कर रहे थे। देवाशीष गोगोई, मरियानी के गाभरू पहाड़ में हत्या कर दी गई एक छोटी सी घटना के लिए। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की जो कांड होते हैं, इस तरह का जो कांड होता है, ये बहुत पहले से जारी है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं,
फिर भी ऐसी घटनाएं आती है हमारे सामने जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। क्या हम सभ्य है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वजह मानती है आप? एक वजह तो नहीं है, बहुत सारी फैक्टर्स है इसमें। तो अभिनील के बारे में अगर बोले तो उसमें डेफिनेटली, जैसे कि अभी अभी एक पैनलिस्ट ने मेंशन किया है, तो ये जानना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अफवाहों के बारे में उन्होंने बोला है। बहुत बार क्या होता है ट्राइबल एरियाज़ में या कुछ एरियाज़ में जहाँ पर लोग अपने आप में ही एक दुनिया बना लेते हैं, उनको बाहर के दुनिया के साथ उनका संबंध खास कुछ रहता नहीं है, और वो लोग इतने शिक्षित भी नहीं होते हैं, तो उनमें जागरूकता की भी अभाव होती है। तो क्या होता है, कुछ अफवाहों की वजह से वो लोग एक तरीके से सोचना शुरू करते हैं, और बहुत बार मॉब वायलेंस हो, मॉब लिंचिंग हो, जो एक बहुत लोग मिल के करते हैं ऐसा एक कांड, तो उसमें एक दो लोग शायद इनिशिएटिव भी लेते हैं, वो लोग लीडर्स होते हैं। हाँ, बाकी लोगों को वो लोग थोड़ा मिसलीड करते हैं, वो लोग कुछ बातों को वो लोग फैलाते हैं, अफवाहों को फैलाते हैं। बहुत लोग जानबूझ के करते हैं, बहुत लोग खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग बहुत फैलाते हैं इन चीज़ों को। फैला के एक क्या होता है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में या बहुत लोगों के बीच एक एंजाइटी बढ़ जाता है। इस केस के बारे में बोल रही हूँ। तो तब वो लोग समझते हैं, वो बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, डरते हैं और शक करते हैं, शक की नज़र से बाहर वालों को देखते हैं। तो उस वजह से वो लोग ऐसा व्यवहार दिखा सकते हैं। लेकिन जो हाजों में हुआ था वो बिल्कुल अलग तरीके से हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो जिनमें एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जो लोग अपराध करने का जिनमें एक टेंडेंसी होता है, वैसे लोग एक बहुत ही कमज़ोर इंसान को छोटी सी बात को लेके, जो बात ही नहीं है एक्चुअली, एक एक्सक्यूज़ लेके उन लोगों ने हत्या कर दी। तो वहाँ पर वो लोग जो बोलते हैं हम लोग गुंडागर्दी, वही दिखा रहे थे। और जो एक डायन हत्या के बारे में हम लोग बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे कारक है। एक तो है डेफिनेटली अंधविश्वास, दूसरा है अंधविश्वास के आधार पे या उसको एक्सक्यूज़ बना के कुछ लोग अपनी निजी बातों को लेके, जो एक उन लोगों में एक क्या बोलूँ मैं, जेलसी हो या कुछ राइवलरी हो या कंपटीशन हो, और बहुत बार राजनीतिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, खाली अंधविश्वास के को एक एक्सक्यूज़ बना के भी वो लोग ऐसे हत्याओं में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा जब मॉब लिंचिंग होता है तो एक इंसिडेंट को बाकी इंसिडेंट्स के साथ कंपेयर ना करके उसको, उसका जो विश्लेषण है, उसका जो एनालिसिस है, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारी फैक्टर्स उसमें हर हत्याकांड में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन और एक चीज, जब मॉब वायलेंस के बारे में हम लोग बोले, जब एक से अधिक लोग एक अपराध में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ एक बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज होता है उन लोगों में, वो हम लोग बोलते हैं एनोनिमिटी। अर्थात एक इंसान अगर एक अपराध करे तो वो पकड़े जाने का जो एक पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो बहुत बढ़ जाता है। सारे के सारे लोग अगर एक साथ इन्वॉल्व हो तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और बहुत लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। आपने जैसे कहा कि हर कांड को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अलग अलग कारक होते हैं, लेकिन सजा का प्रावधान क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। संदीप चमारिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, क्या कहेंगे इस तरह के कांड में? एक तो न्याय मिलने में काफ़ी लंबा समय लगता है, क्या सभी तरह के कांड के लिए एक ही तरह की सज़ा होती है, और सज़ा का प्रावधान क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सीधा कानूनी पहलू पे आता हूँ। जहाँ तक इस केस के बारे में अगर हम देखें तो ये एक, सभी जानते हैं कि एक बहुत ही संवेदनशील एक मामला रहा है, और सरकार ने भी इसमें काफ़ी एक इसको बहुत ही गंभीरता से लेके इसको जितनी जल्दी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको चार्जशीट सबमिट की है। अब चार्जशीट सबमिट करने के बाद देखिए, माननीय न्यायपालिका की अपनी कुछ बाधाएं होती है, कुछ नियम होते हैं जो उनको पालन करने पड़ते हैं। अब इसी केस में देख लीजिए कि आज जिस स्तर पर यह केस चल रहा है उसमें आपको 71 विटनेसेज है, और उसमें समझ लीजिए लगभग 21 विटनेस ही अभी तक एग्जामिन किए गए। तो जब तक कंप्लीट ये विटनेस लोग को एग्जामिन नहीं किया जा सकता, तो ट्रायल का जो मध्यांतर होता है वो है विटनेस एग्जामिनेशन। तो इसमें मुझे लगता है कि समय लगेगा। अब उसके अलावा देखिए कि माननीय न्यायपालिका ने इसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से इस मैटर को डील किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट को डील करने के बाद भी जो समझ लीजिए आप भारतीय दंड विधि की जो नियम है या उसके समझ अन्य जो भी कानून इसके लिए ज़रूरत है, उसको वो लोग दरकिनार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये माननीय न्यायपालिका की बात है, वो इस विषय को काफ़ी संवेदनशील हिसाब से ले रहा है, और जितना हो सके वो लोग अपनी प्रक्रिया में इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। हाँ, हमें इंतजार करना पड़ेगा।
तो ये है इसका इसका जो वर्तमान की स्थिति है उस केस के। दूसरे आते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। तो देखिए सीधा सीधी इसमें हमारे सामने कि दो व्यक्ति जो थे बहुत ही होनहार थे, असम के एक अगर कहे तो ज्वेल थे, सांस्कृतिक जगत में उनका एक बड़ा योगदान था, उनको हम लोग ने खोया। तो यहाँ पे सीधी सीधी देखिए कि एक मानव हत्या की बात है तो 302 की बात आती है, तो वहाँ पे देखिए जितने भी व्यक्ति है इसमें शामिल है उनको सज़ा का, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर साक्षी सही तरीके से चलते हैं तो उनको सज़ा मिलने की काफ़ी संभावना है। जी, तो क्या उनकी सज़ा फांसी तक पहुंचेगी? देखिए तो सीधे ऐसी बात है कि जो फांसी की बात आती है तो वो देखिए माननीय न्यायपालिका जो भी अपना निर्णय देगी वो संपूर्ण साक्ष्य के ऊपर आधारित रहती है। तो उसमें किस तरह की वो चीज़ निकल के आती है, देखिए साक्षी इसमें सबसे बड़ा उनका सहयोग होना जरूरी है। जैसे मेरे एक पैनल ने बताया है कि देखिए कुछ साक्षी जो अपने संवाद जो बदल रहे हैं उससे काफ़ी दिक्कतें आती है कि एक समय कुछ कहते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं, तो वही चीज़ रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट को उसी के ऊपर अपना निर्णय देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि समाज का भी इसमें काफ़ी एक योगदान जरूरी है कि वो इसमें आगे आए और इस तरह की घटना आगे ना हो, उसके ऊपर वो काफ़ी अपना ध्यान रखें। जी हाँ, डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया, हाँ। आप देश के बहुत से प्रांतों में गए हैं, वहाँ पे डायन के नाम पे हत्या हो या अंधविश्वास के खिलाफ आपने बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे समाज की भलाई के लिए। मुझे सीधे ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए जनता में जन जागरूकता कहे या अशिक्षा कहे, इस सब को समाज सुधार की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती है, क्या ये सही है? ये लगभग सही है। इसका कारण मैं आपको विश्लेषण करके बताता हूँ कि मान लीजिए किसी राज्य में जब मैं जागरूकता के लिए मैं जाता हूँ तो आम लोगों से लेके काफ़ी लोगों का सहयोग मुझे मिलता है, एक्टिविस्ट का मिलता है, मीडिया का मिलता है, प्राय लोगों का मिलता है। मगर मुझे बहुत कम दिखता है, बहुत कम मुझे सपोर्ट मिलता है, वो है राजनीतिक पार्टियों के लोगों का। क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि अगर मैं इस पे इन्वॉल्व हूँ कहीं मेरा वोट बैंक चला जाए, क्योंकि एक्यूज़ का पार्टी हमेशा ये सब मॉब लिंचिंग हो, डायन के नाम पर हत्या हो, ये अंधविश्वास के नाम पर हत्या हो, इसमें काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं। तो क्या है, ज़्यादातर एक्यूज़ के साथ ही ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं ये सब केसेस में। तो क्या ज़्यादा वोट बैंक की उसमें कुछ कमी होने का वो लोग का डर होता है और उन लोगों को लगता है कि अगर मैं लोगों को शिक्षित करके विकास के लिए सही शिक्षा, जो प्रकृति शिक्षा है, जो टोटल एजुकेशन है, उसको लेके अगर आगे बढ़ूं तो वोट बैंक और वोट राजनीति के लिए हम लोगों के लिए दिक्कत होगा। और राजनीतिक जो लोग हैं, तो विधायक है, कोई लोग है, राजनीति का नेता है, वो लोग यही सब सोचते हैं। और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी देखिए कहीं भी किसी भी लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, जब देश के लिए ही सही और राजनीतिक पार्टी का अगर बेनिफिट हो, उसमें क्या बहुत जल्दबाजी करके वो लोग एक एक्ट लाते हैं। मगर ये सब देखिए अंधविश्वास के कारण महाराष्ट्र में हम लोग का ये डॉक्टर डावलकर ने 24 साल गवाया और मैंने खुद आसाम में 9 साल इस पे ये द आसाम विचांटिंग PPP एक्ट में मुझे 9 साल फाइट करना पड़ा सरकार के साथ। तो ये अगर नहीं होता तो राजनीतिक पार्टी का और राजनीतिक दल, सरकार सभी का अगर ये सब के प्रति दायबद्धता रहता और ये लोग करता तो इतना समय थोड़ी लगता। इसीलिए मैं डायरेक्ट, आप जो पूछ रहे हैं सीधी, मेरा ये जवाब है हाँ, ये राजनीतिक पार्टी ये कारण है जिनके कारण ये अंधविश्वास, मॉब लिंचिंग, ये सब थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। हाँ डॉक्टर संगीता दत्त, हाँ जी, सबका साथ सबका विकास कैसे संभव होगा जब हमारी जनता शिक्षित नहीं होगी, सामाजिक रूप से उन्हें जागरूक नहीं किया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्रों में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, सरकार घोषणाओं पर घोषणा करती है, लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, जैसे डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया बता रहे हैं और हमने भी देखा है, क्यों आखिर विकास के वादे किए जा रहे हैं, एजुकेशन के वादे किए जा रहे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के बारे में बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष में रहने वाली पार्टी हो या विपक्ष, सब ने जनता को मूर्ख ही बनाया है और इस तरह से आपस में लड़ाया है कि आप उलझे रहो, वोट आएगा तो हम आपको थोड़ी घोषणा कर देंगे, कुछ दे देंगे, चाहे वो पैसा हो, शराब हो, उसके बाद आप हमें वोट दीजिए। ये कब तक चलेगा? क्योंकि इससे भारत, जो प्रकृति रूप से भारत का विकास होना चाहिए, वो तो होगा नहीं। आप क्या कहेंगे इस पे?
मैं डॉक्टर सैकिया के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा जो अंधविश्वास के बारे में हमने बोला है, बहुत सारे कारण हैं। अंधविश्वास हो या सामाजिक कारण हो या शिक्षा की अभाव हो, जागरूकता की अभाव हो, इन सब में हम इन सब एरियाज़ में, इन सब फैक्टर्स पे हम लोगों को काम करना होगा और वहाँ पर हम लोगों को राजनीतिक पार्टियों की सहयोग चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं और भी देशों में होता है और वहाँ भी फैक्टर्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होता है, वहाँ पे राजनीतिक जो नेताएं हैं उन लोगों को तभी लाभ होता है ज़्यादा जब बाकी लोग इतने समझदार नहीं होते हैं। तो वो लोग विकास के बारे में बात करते हैं लेकिन खुद के विकास के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पहले खुद राजा बन के जिए, उसके बाद बाकी लोगों के प्रजा के बारे में सोचते हैं। जब तक ये लोग खुद के बारे में बाद में सोचेंगे, प्रजा के बारे में पहले सोचना शुरू करेंगे और जब ये लोग ऐसा समझने लगेंगे कि देश का विकास हो तो हमारा विकास है, तभी ये सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है वो बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, सकारात्मक एक बात भी है कि सरकार या राजनीतिक पार्टी अगर वो लोग जितना उन लोगों को करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे इसीलिए तो बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर सैकिया काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओज आगे आ रहे हैं ताकि वो लोग जैसे कि डायन हत्या हो या मॉब लिंचिंग हो, ऐसे सामाजिक जो कारण हैं, जो हम लोग बोलते हैं सामाजिक जो इश्यूज़ है, उनको लेके काफ़ी सारे एनजीओज हो या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी सामने आके काम कर रहे हैं। शायद सरकार का या जो विपक्ष के नेता है उन लोगों का जो एक सोच है, वो सोच को लेके कुछ लोग इतने ही क्या बोलूं, होपलेस फील कर रहे हैं कि वो लोग खुद आगे बढ़ के ऐसे काम में लग गए हैं। लेकिन अगर कोऑपरेशन होता संगीता, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एनजीओज अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये शायद 5 to 10% ही है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और एक पैनलिस्ट ने बताया कि वक्त तो लगता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी वक्त लगता है, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं, जो साक्षी थे वो लोग, उनका स्टेटमेंट्स बदल रहा है, तो विद पासिंग ऑफ टाइम क्या होता है, जब बहुत वक्त लगता है तो विटनेसेस भी होस्टाइल हो जाते हैं, वो लोग भी अपना स्टेटमेंट बदलने लगते हैं। तो इसीलिए शायद अलग अलग केसेस में हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा कि हम लोग बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इतना भी डिले ना हो कि विटनेसेस ही होस्टाइल हो जाए, साक्षी ही उनका स्टेटमेंट ही अलग हो जाए और अल्टीमेटली जस्टिस ही ना मिले। होप करना, आशा करना एक चीज़ है और इसको सामने से देखना अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग आजकल भारतवर्ष में सोचने लगे हैं कि हमारा न्याय व्यवस्था ऐसा है, इतना वक्त लगता है, न्याय तो मिलता ही नहीं है। तो एक ऐसा भी फैक्टर हो सकता है कि खुद ही कुछ कर दो, क्योंकि न्याय तो कुछ करने वाली नहीं है। तो जो बोलते हैं लॉस ऑफ फेथ इन द लीगल सिस्टम, संदीप चमारिया, क्या आप इस बात से सहमत? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैडम ने जो कहा है कि अगर कानून सभी अगर हाथ में लेने लगे तो मुझे नहीं लगता। नहीं, वो सही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, सॉरी, वो सही है नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोग आजकल जैसे कि रेप केसेस हो रहे हैं, निर्भया के बाद बार बार रेप हो रहा है, तो बहुत लोग आजकल बोलने लगे हैं हम लोग, क्योंकि कानून का डर उनके मन में नहीं रहा और क्रिमिनल्स भी ज्यादा क्राइम्स करने लगे हैं, उसके वजह से कानून का डर लगे रहना बहुत जरूरी है। कानून का जहाँ तक डर है कि इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो प्रेजेंट जो हम लोग की सामने जो स्थिति है उसमें क्या कानून इसके लिए आज हमारे सामने है। तो इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 11 सूत्रीय एक गाइडलाइंस इशू किया था, जिसमें सभी स्टेट या सेंटर को डायरेक्शन दिया कि आप इसके ऊपर सीरियसली ले और इसके ऊपर जो भी कानून बनाना है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद देखिए क्या कि 2018 आज 2 साल होने को आ गया, तो आज तक जहाँ तक पार्लियामेंट में वो बिल ही रह गया। उसमें 2017 में बिल लाया गया था, ड्राफ्ट बिल प्लेस किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। इसके बीच में एक दूसरा डेवलपमेंट ये कि सबसे पहले समझिए मणिपुर जो इतना एक छोटा स्टेट है, उसने अपना इसको काफ़ी सीरियसली लेके उन्होंने एक बिल पास किया। राजस्थान ने बिल पास किया, वेस्ट बंगाल ने बिल पास किया, उसका तो चलिए प्रेसिडेंट एसेंट के लिए, लेकिन आज तक उनको समझ लीजिए उस चीज़ का कोई भी उनको एक्शन नहीं मिला। वो कानूनी एक उसी मतलब कहीं ना कहीं राजनीति इसको ले लीजिए, अन्य कोई कारण से ले लीजिए, उसको जो एक जामा पहनाना चाहिए कानूनी, वो नहीं। एक छोटी सी बात, हाजो में जो कांड हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे
वो लोग अलग तरीके के मानसिकता के लोग थे। तो उन लोगों को, वैसे लोगों को जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोग, जो इन लोगों को हमेशा लगता है कि मैं कुछ करूंगा और निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है मुझे बेल मिल जाएगा और उसके बाद तो कुछ होने वाली नहीं है, नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैं तो ऐसे ही आम जिंदगी जीऊंगा। तो ये जो कानून का डर है, ये क्रिमिनल्स के या एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनको होता है उनके मन में रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें इसलिए जो कानून है उसमें काफ़ी एक, अभी जैसे मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जो भी बिल पास किया उसमें डेथ सेंटेंस के साथ साथ समझ लीजिए काफ़ी एक पेनल्टी भी 5 लाख तक की पेनल्टी उन्होंने उसकी व्यवस्था की है। तो जहाँ तक है वो डेटरेंट वाला जो चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो जरूरत है। लेकिन अब मैं सबसे बड़ा एक मुद्दा पे आता हूँ, कानून बना लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है या उसके बारे में समझ सचेत, अगर उसके बारे में चेतना ही नहीं है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कितने आप कानून बना लीजिए उसकी कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सामाजिक स्तर पर, विशेष करके ग्रामीण जो इलाके, ये घटना ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में होती है, तो वहाँ पे जो सामाजिक संस्था है या सरकार है, उसमें सबसे बड़ा मुझे जहाँ तक एक ध्यान आता है कि जैसे हमारी एक न्यायपालिका की एक व्यवस्था, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो स्टेट लीगल सर्विस हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। वो क्या करती है, गांव में जाके विच किलिंग जो होती है, डायनी हत्याकांड जिसको बोलते हैं, या इस तरह की जो मतलब जो लिंचिंग के जो केसेज होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, उसके कानूनी जो भी है समझ उसके जो परिणाम हो सकते हैं। तो ये जब तक लोग इसके बारे में सचेतन नहीं होंगे, नहीं जानेंगे, कानून का इतना बड़ा एक समझ लीजिए जो भी आपने ढांचा खड़ा कर लिया, लेकिन लोग उसके बारे में कोई, अगर उसके बारे में कोई उनको पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जागरूकता नहीं आएगी समाज के बीच में, विशेष बिल्कुल नहीं, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा रंजीत, एक मिनट, कि 9 साल बाद ये फाइट करने के बाद द आसाम विच हंटिंग PPP एक्ट 2015 आया। आने के बाद मैंने सरकार को अपील किया, लीगल सर्विस को बोला, और जहाँ तक यहाँ बोलना सही होगा कि नहीं, मतलब मैंने एडवोकेट जनरल को भी बोला कि जितना अवेयरनेस होना चाहिए था उतना नहीं है, क्योंकि एक SP को पता है। होम डिपार्टमेंट को मैंने 3 महीना लगातार होम डिपार्टमेंट को प्रेशर देना पड़ा, आपका SP को नोटिस भेजिए, हर डिस्ट्रिक्ट का SP को आप नोटिस भेजिए। SP तक तो पहुंच गया, मगर OC लेवल पे खबर नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है किस धारा पे क्या करे, ये कॉपी उन लोगों के पास नहीं है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं, ये मैं हकीकत में बोल रहा हूँ। अगर OCs को पता नहीं है, एक ग्लेस हेडवेन को पता नहीं है, VDP लेवल पे पता नहीं है, आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जब तक एक कानून के ऊपर जागरूकता आम लोगों के मन में नहीं जाएगा, तब तक खौफ डर वो होगा नहीं। लोग जागरूक कैसे होगा? लोगों को पता ही नहीं कि ये कानून लागू हुआ कि नहीं, ये कानून है कि नहीं। ये देखिए, फाइट तो सबसे पहले कानून के लिए किया, फिर असेंबली में पास करने के लिए किया, फिर राष्ट्रपति भवन में पड़ा रहा, उसके लिए फाइट करना पड़ा। वो सब हो जाने के बाद 3 महीना मेरा पास रिकॉर्ड है, असम के होम डिपार्टमेंट के साथ मतलब जो ये करना पड़ा, एक फाइट करना पड़ा, लास्ट में जाके हुआ। अभी जिस तरीके से ये लीगल सर्विस भी काम करना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। मैं असम का ही बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ असम में नहीं, हर जगह पे, हर स्टेट पे यही, पूरा देश में यही हाल है। अगर ऐसा ही हाल होगा, और हम लोगों का यहाँ शिक्षा के बारे में आपको बोल रहा हूँ, लोग बोलते कि लोग शिक्षित है, लोग कहाँ शिक्षित है? पीपुल आर नॉट एजुकेटेड, पीपुल आर लिटरेट, लोगों को पढ़ना आता है, डिग्रियाँ हैं लोगों के पास जो ज्ञान होना चाहिए, जो एक दायित्व। क्या एजुकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, अच्छे क्या है, खराब क्या है, कौन सी भला है, कौन सी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है, वो लोग जब समझ के काम करेगा वही एडुकेटेड लोग होता है, वही शिक्षित लोग होता है। हमारे देश में तो डिग्रियां ही पैदा हो रहा है। तो दिव्यज्योति, क्या हम मान लें कि भारत में शिक्षित लोगों की कमी है? शिक्षित लोग की कमी है, जो देखिए, लिटरेट लोग है, लिटरेट लोग पढ़ लिख सकता है, मगर शिक्षित लोग कमी है। मेरे ऊपर जो आगे आके काम कर सके। हाँ, अब कोरोना को ही लीजिए, कोरोना इस तरह से, कोरोना के नाम पर मैं बता रहा हूँ, दिव्यज्योति मैं बता रहा हूँ, कोरोना के नाम पर क्या हुआ, सरकार जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वास है उसके चलते देखिए कोरोना माई निकल गई है। अब ये बिहार के किसी गांव से आया और ऊपरी असम में लोग आज पूजा कर रहे हैं कोरोना माई, गड्ढा करके वहाँ पे बुंदिया का लड्डू गाड़ते हैं, पूजा करते हैं, तो कोरोना माई संतुष्ट होगी। इस तरह की स्थिति है आज, इस तरह की स्थिति है। एक बीमारी को एक कोरोना माई भगवान बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे
राजनीतिक साजिश रही है। बिल्कुल राजनीतिक रही है। साजिश ऐसी रही लोगों को है भटकाया जा कि बिल्कुल जनता रही है। जनता गुमराह रहे, जनता रहे। शिक्षित न रहे, जनता के मन में अंधविश्वास उससे के कुछ प्रति लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास के प्रति वो डेडिकेटेड रहे और उनके चमचे जो है उनको दो गुटों को भड़का दे, आपस में लड़े, ताकि इसी तरह की स्थिति बनी उससे रहे। पहले रंजीत, उससे पहले सबसे पहले तो मैं तो धर्म, मानव धर्म ही मेरा धर्म है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ किसी विशेष धर्म ने बोला है कि ये कुरान पढ़ो तो कोरोना नहीं होगा, इस टाइप भी किया। यही सब अंधविश्वास है, लोगों को भटकाया जा रहा है। तो अगर इसी टाइप से काम होगा हमारा देश में, पूरे भारतवर्ष में, आसाम में, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए मुश्किल होगा हम लोगों को। तो इसीलिए मीडिया का भी बड़ी रोल है इस पे। हम जैसे सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हम लोगों का भी रोल है, जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। मगर सरकार की एक मन चाहिए कि एक ये व्यवस्था के ऊपर वो लोग भी कुछ करना चाहिए इसमें भी, कि अंधविश्वास जी हाँ, को हटाने के लोगों को पूरा शिक्षित करने के लिए। सरकार के लिए एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक एक वोट का बहुत महत्व होता है, लेकिन वो वोटर अगर एजुकेटेड हो जाता है, शिक्षित हो जाता है सही मायने में, तो उन्हें ये समझ आ जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। शायद ये नहीं चाहते, और इसीलिए शायद अंधविश्वास का व्यापार जो है भारत में फल फूल रहा है। इस पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं अंधविश्वास के व्यापार पर। भारतवर्ष में अंधविश्वास को व्यापार का रूप दे दिया गया है। राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग तरीके से सब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है बने हुए हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्त हमारे साथ बनी हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप चमारिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस वक्त हम सीधे कोलकाता चलते हैं, जहां पे संतोष शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एवं वो एक स्तंभकार भी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, वहां पे किस तरह डायन के नाम पर हत्या या मॉब लिंचिंग या अंधविश्वास को लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कैसी स्थिति है वहां? देखिए, असम में दिग्विजयती नमस्ते। असम में दिग्विजयती सैकिया के नेतृत्व में डायन विरोधी कानून पारित हुआ है, किंतु बंगाल में आज भी डायन के नाम पे मर्डर हो रहा है, महिलाओं को किया जाता है, लेकिन राज्य में कोई भी कानून अब तक नहीं है। भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति की तरफ से राज्य सरकार को हमने आरटीआई किया था कि यहाँ पे कितने मामले हैं डायन के नाम पे। सरकार ने जवाब दिया, यहाँ पे कोई डायन के नाम पे अत्याचार नहीं होता है, कोई मर्डर नहीं होती है। जबकि देखा जाता है कि हर महीने कहीं ना कहीं डायन के नाम पे महिलाओं पे अत्याचार और हत्या की घटना घटती है, लेकिन कानून नहीं है। जबकि असम में डायन विरोधी कानून पारित है और ये भारत में सबसे कठोर कानून है। जिस कानून के लिए दिग्विजयती सैकिया ने लंबे समय से आंदोलन किया था। और अब बात करें आप पश्चिम बंगाल के बात बताइए। पश्चिम बंगाल के शायद मेरे पास जो रिपोर्ट है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों से ही ऐसी खबरें आती है, क्यों? हेलो, पार्डन। डायन के नाम पर हत्या हो या अत्याचार हो या अंधविश्वास से जुड़ी जितनी घटनाएं हैं, पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों से आती है जो पिछड़ा हुआ है, वहाँ अशिक्षा है और विकास वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है, सरकार जो है, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है यहाँ की, उन्हें अंधविश्वास से लेना देना नहीं होता है। लोग अंधविश्वास में डूबा रहे। वोट बैंक की राजनीति है। बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उनका वोट बहुत फैक्टर होता है वहाँ पे। इसलिए डायन के नाम पे कोई मारा जाए, पीटा जाए,
सरकार या पॉलिटिकल पार्टी डिटेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता मतलब रहती है। कदम उठाने के लिए कानून डरती बन है। गया, यहाँ पे क्या समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टाइम के नाम पे कुछ धंधा भी करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े होते हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती रहती है। इसीलिए आज बंगाल में पहले 36 साल से वाम मोर्चा सरकार थी, उसके बाद ममता सरकार आई, पिछले करीब 9 साल हो गई है सरकार की, लेकिन अब तक सरकार ने कानून नहीं बनाया। इससे स्पष्ट है कि सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है, वो चाहती है कि पब्लिक या जनता अंधविश्वास में डूबा रहे, और अंधविश्वास के नाम पे जो बाबा जी, माता जी या तांत्रिक ओझाओं का धंधा चलता रहे। संतोष आप एक शर्मा, उदाहरण देते हैं अभी। संतोष शर्मा, जब भी हम पश्चिम बंगाल का कोई अखबार खोलते हैं तो वहाँ 3-4 पेज ऐसे होते हैं जिसमें तांत्रिकों की छवि होती है, ज्योतिषों की छवि होती है, और कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, बिगड़ा काम बनाने की बात कही जाती है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह से अंधविश्वास को सरकारी तंत्र ही बढ़ावा दे रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो संगठन है साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो क्या कर रही है? जहाँ हमारी युक्तिवादी साइंस रैशनलिस्ट जो संस्था है, यदि कहीं पे जैसे डायन के नाम पे प्रचार या घटना हो रही है, तो हम तो वहाँ पे जाते हैं, पीड़ित से मिलते हैं, उसके न्याय के लिए थाना प्रशासन के साथ हम संपर्क करते हैं। इसके साथ ही उस इलाके में हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि डायन नाम कुछ होता नहीं है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, इसके पीछे ओझा, जानगुरु, तांत्रिक जैसे लोगों का जालसाजी है, आप इसमें मत पड़िए। अगर कोई किसी को डायन बोल रहा है तो आप इसके थाना पे जाइए, प्रशासन पे जाइए या हमारे संपर्क करिए। जी हाँ, तो इस तरह से हम संतोष शर्मा कैंपेन हमारे साथ करते हैं। बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर संगीता दत्त है, जो एक मनोचिकित्सक है। आप मनोचिकित्सक है। हाँ जी, अंधविश्वास क्या है, विश्वास क्या है, धर्म क्या है, ये भी आप अच्छी तरह से समझती है। बिल्कुल। शायद लाइव प्रोग्राम में ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप अगर घर से निकलती है सुबह सुबह, आपके दरवाजे के बाहर एक नारियल हो, उसमें लाल कपड़ा लपेटा हो, सिंदूर रखा हो, आपके मन में पहला क्या आएगा? ये तो मैं जानूंगी क्योंकि ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स भी आते हैं, इसके बारे में बहुत डिस्कशन भी होती है, लेकिन मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ। और हमेशा बोला जाता है कि अगर आप कर्म सही कर रहे हो और ऊपर वाले पर भरोसा है तो बाकी कुछ भी आपको छुएगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी रंजीत जी, वो है कि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं गाँव से, जो वो लोग शायद इतने लिटरेट भी नहीं है, एडुकेटेड भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है। तो वो लोग आके, क्या होता है, कभी कभार एक साइकेट्रिक एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग पोजेशन स्टेट बोलते हैं। तो उन लोगों में देवी जैसे कि माँ काली हो या घुस जाती है उन लोगों के हिसाब से, और वो लोग अलग तरीके का व्यवहार दिखाते हैं। तो इस तरीके से बाकी लोगों, ये क्या है कि उन लोगों का जो है ना, लिटरेसी बहुत कम है, सुपरस्टिशियस है, और साइकेट्रिक जो बीमारियां भी है वो भी काफ़ी लिटरेसी लेवल, सोशल लेवल, एडुकेशन लेवल, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है साइकेट्रिक रोगों का सिम्टम्स में कैसा होगा लक्षण। तो पोजेशन स्टेट अगर किसी इंसान को हो, ऐसा 2-4 केसेस मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस लाइफ में कि एक्चुअली साइकेट्रिक डिजीज़ है, लेकिन बाकी सारे लोग समझते हैं ये डायन है, तो समझ के उन लोगों को तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं, वहाँ झाड़ फूक होती है और बीमारी बिगड़ जाती है। इसीलिए यहाँ भी एक जागरूकता के बारे में ही मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कि बहुत साथ बार- संदीप चमारिया। और एक छोटी सी चीज़, बहुत बार निजी मामलों को लेके भी लोग लोगों को डायन बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 क्लाइंट्स आए थे, तो 2 लेडीज थे, तो क्या हुआ, उन लोगों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया था किसी और के साथ। तो बाकी जैसे कि राजनीतिक कारण के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, तो पारिवारिक कारण भी होता है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होता है बहुत, उनको हटाने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत से केसेस है। संदीप चमारिया, ये जो भारत में आप तांत्रिक कहे या इस तरह जादू टोना टोटका, क्या इसके खिलाफ कोई सख्त कानून है या बननी चाहिए? देखिए, जहाँ तक तांत्रिकों की बात आती है, कई बार इस तरह के मामले आते हैं, अन्य अन्य विषय पे उनका समझिए कहीं ना कहीं उनका एक रोल रहता है समाज में। और उसमें देखिए सबसे बड़ा बात है कि कानूनी तौर पे अगर देखें तो उनके अगेंस्ट में नॉर्मली क्या आता है कि चीटिंग का केस या समझ जो भी उनके साथ कोई अगर संपत्ति वो लोग हड़पते हैं, उस पर की हरकत करते हैं, तो भारतीय दंड विधि जो
धारा है उसके तहत उनका समझ लीजिए जो भी व्यवस्था करनी चाहिए कानूनी तरीके से उनको लेते हैं। लेकिन अगर देखें तो उस विषय को लेके कोई पर्टिकुलर कोई कानूनी प्रावधान उस तरह का नहीं है। बात ये आती है कि देखिए जो भी इस तरह की जो बातें आपने अभी कुछ समय पहले कही थी कि भी वेस्ट बंगाल के पेपर का जब खोलते हैं तो उसमें इस तरह की ऐड आती है, तो इससे पता पड़ता है कि देखिए आज भी हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं। और मैडम ने जैसे कहा कि जैसे वो अंदर देवी आ जाती है, इस तरह की बात को अभी भी लेके हम लोग जी रहे हैं। जहाँ पे हम लोग मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे और कुछ बात कर रहे हैं, तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। लोग हर अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, हर चीज अपने हाथ में उनका मोबाइल में भी मैसेज ऐसे ही आते हैं। तांत्रिक की बात करते इसको हैं, फॉरवर्ड कीजिए तो आपका भला हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कानूनी जो अपना एक उसका अपना दायरा है, जो मुझे आप स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताइए, तांत्रिक जो अपना काम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, क्या इसको रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए कानून तो होना ही चाहिए। कानून की तो देखिए जहाँ तक आवश्यकता है, जैसे समाज आगे बढ़ता है, नए नए विषय आते हैं जी हाँ, उसके ऊपर तो हमें कानून की आवश्यकता है। जरूर। हमारे साथ रंभा सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ चुकी है, निर्देश NGO है उनसे जुड़ी हुई है। रंभा सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं अंधविश्वास के व्यापार के ऊपर में, और पैनलिस्ट सभी ये मान रहे हैं जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए जो है अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और किसी को अगर डायन बनाकर उस पर अत्याचार किया जा रहा है, हत्या की जा रही है उसकी, इसके पीछे भी राजनीतिक फायदा ही है। क्या कहेंगी आप? जी, अभी भी मुजफ्फरपुर जिला के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर ज्यादातर गांव है जहां पर डायन अभी भी महिलाओं को डायन बनाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। उस पर बहुत सारी हिंसा होती है, और डायन उसी को बनाया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होती हैं, जिनके पास लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, और वे महिलाएं विधवा हैं। जो बिल्कुल कमजोर होती है उन्हीं को लोग डायन कहता है। जैसे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा, कोई बच्चा बीमार पड़ा या कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद में उसको पहले तो वो झोला छाप डॉक्टर से दिखवाती है, उससे उसका बीमारी ठीक नहीं होता है, न बीमारी उसका पकड़ाता है। अब उनको शक होता है कि ये डायन है, यही डायन कर दी है जिस कारण से हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और हमारी तबीयत दिनों दिन खराब होते जा रहा है। इसके लिए वो कुछ नहीं करते हैं, सीधे उसके घर पे धावा डूलते हैं और उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, यहाँ तक कि उसको गंदा भी पिलाते हैं। कभी कभी चौराहे पर ले जाके उसको इतनी बेइज्जत करते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। डायन प्रथा को लेके हम लोग बहुत इस पे काम कर रहे हैं। ये कानूनी रूप से नहीं रुक, इसको कानूनी रूप से रोकने की जरूरत है। ये रुक नहीं रही है। अभी वर्तमान जो स्थिति है ये कोरोना वायरस को लेके, इसमें भी लोगों का कहना है कि आज नहीं, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है। देवी हमको सपना में आई थी, बोली थी 9 अड़हुल का फूल चढ़ाओ, 9 लड्डू चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, जिसके कारण से कोरोना भाग जाएगा। ये कह रही है तुम मेरा पूजा करोगी तभी हम भाग जाएंगे। तो अभी इस तरह का समाज में अभी भी लगातार ये बनी हुई है, और इसको धीरे धीरे लोग मजबूत कर रहे हैं। इसको हट नहीं रहा, ये मजबूत नहीं हो रहा। जी हाँ, रंभा हमारे साथ बने रहिए। रंभा सिंह जी, डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया, कोलकाता से आपने सुना उनको, और बिहार से इनको सुना, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश में मैंने जो पहले बोला, अंधविश्वास हो, डायन के नाम पर हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, अफवाहें हो, मांकी मैन के नाम पर हो, भूत के नाम पर है, जो भी है, ये सब अगर सरकार और राजनीतिक पार्टी अगर चाहते या अगर चाहेंगे तो इसको बंद कर सकता है, इसको कम कर सकता है, कम से कम घटना घटे इसको व्यवस्था कर सकता है। मगर मैंने मेरे जीवन में और मेरे सामाजिक जीवन में मैंने ये नहीं देखा कि कोई राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक व्यक्ति इस पे आगे आए हैं। ये रंभा सिंह जी भी बिहार से वही बोले हैं, और संतोष शर्मा भी बंगाल से वही बात बोल रहे हैं कि, और देखिए आज तक बंगाल में ये हमारा जो एक्ट है, तो एंटी विच हंटिंग एक्ट, जो डायन के नाम पर या ये अंधविश्वास को रोकने के लिए जो एक्ट, देखिए भारत में सबसे कठोर कानून मांगा था, आसाम में आया, इसके बाद महाराष्ट्र में, बाकी आपका वहाँ छत्तीसगढ़ में हो, आपका झारखंड में हो, अन्य प्रदेशों में हो, कि इतना कठोर नहीं है। मगर ये कानून अभी तक बंगाल में नहीं है। तो मेरा कहना है कि वोट बैंक के कारण ही अंधविश्वास बढ़ रहा है। और आज का जो खास विषय है मॉब लिंचिंग जो भीड़ के द्वारा हत्या, ये काफ़ी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में बढ़ रहा है,
आज दूसरा यूपी में बढ़ रहा है, बिहार में बढ़ रहा है, असम में बढ़ रहा है, 10 लोगों के अधिक। आप देखिए अभिनील का हत्या 2018 के 8 जून को हुआ था। उस समय मैं इंटरव्यू में बोला था कि 6 महीना के अंदर और ऐसा घटना होने जा रहा है। लोगों को खराब लगा था। 6 महीने छोड़िए, 2 महीने के अंदर में विश्वनाथ साराली जिले में हुआ। देवेन ताती नामक एक आदिवासी लोगों को हत्या किया गया और 3 को घायल हुआ। और यहाँ तक मुझे दुख है कि कोई आला अधिकारी, कोई सामाजिक संगठन का नेता, और मैं मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगाता हूँ, वहाँ जितना न्यूज़ होना था, जो कवरेज होना था, वो नहीं हुआ। मैं वहाँ जाके पहुँचा क्योंकि वो लोग गरीब था, गरीब से भी गरीब था, उन लोगों का आगे पीछे कोई नहीं था, उन लोगों का जितना हो सका वो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये सब सभी हमारा सभी जिम्मेवारी है, आम आदमी का भी जिम्मेवारी है जो समाज के लिए थोड़ा बहुत भी चिंता करते हैं। तो पूरा हमारा राष्ट्र बदनाम हो जाएगा। और जी हाँ, बदनाम पूरे धीरे-धीरे विश्व में हो रहा इस है। तरह के कांड के चलते हाँ, देश की तो छवि बहुत बिगड़ती है, बिगड़ती बहुत है। बिगड़ती है। और बिगड़ रहा है। रंभा सिंह, हाँ, संगीता बहुत मैं ज़्यादा आऊँगा आपके बिगड़ रहा पास। हाँ जी। रंभा सिंह, समय की कमी है। भारत जो है साल भर में अंतरिक्ष में अपनी क्षमता बढ़ा रही है। अंतरिक्ष में बहुत कुछ भेजा जा रहा है। क्या उससे मुश्किल है इस समस्या से निजात पाना? क्या इसका हल ढूंढना, समाज में इस तरह जो अंधविश्वास है उसको दूर करना रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है क्या? आप क्या मानती है? जी जी, देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो शिक्षा की कमी है, लेकिन जो जैसे अब राजनीति पार्टी वाली बात कर रहे हैं, गांव में पंचायत के चुनाव है, वहां पे मुखिया बैठे हुए हैं, वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, इन्होंने बैठ के कभी इस पर निर्णय नहीं लिया है कि हमारे पंचायत में इस तरह की बातें हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। वे क्या करते हैं, जो पीड़ित करने वाले हुए महिलाओं पर, वे और उनके साथ मिल जाते हैं और उनकी वहां भी वोट की राजनीति होने लगती है, क्योंकि वे महिला तो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से कमजोर है, उसी को डाइन मान रहा है ना, तो उससे तो उनको कुछ होने वाला नहीं है। और जो उनके साथ है, जिनका राजनीति उनके बिना चल नहीं सकता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है। ये बात हम नहीं कह रहे कि आसानी से ये जाने वाली है, लेकिन ये राजनीति भी इस पर खूब अच्छी तरह होती है। पंचायत में तो ज्यादा ही होती है राजनीति इस पर। एक तरफ महिलाओं पर इतनी बड़ी अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और जो पंचायत के मुखिया है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी वोट खराब हो जाएगी। तो आप मानती है सरकारी तंत्र में भी बहुत बड़ी खामियां हैं? खामियां है, बहुत बड़ी खामियां है। अगर इस पर सरकारी तंत्र मजबूत हो, कानून इसको मजबूत करे कि जो महिलाओं पर इस तरह का हिंसा कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, इस तरह की अगर बातें हो तो लोग भयभीत होकर ये काम जी हाँ, नहीं बिल्कुल। करेंगे। संतोष शर्मा हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। संतोष शर्मा, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, आपसे जानना चाहेंगे कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग काम भी करते हैं इस पे। अंधविश्वास को जैसे हाँ, डाइन के नाम पे जो कुल अत्याचार जो भी घटना हो रही है असम में, बिहार में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो रही है उसको बंद करने के लिए अलग अलग राज्यों के कानून शायद कम पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक ठोस कानून लाए जो सबसे कठोर होगा और पूरे देश में लागू होगा, और इसके साथ ही सरकार को वैज्ञानिक तर्कवादी सोच बढ़ावा देने के लिए काम करना पड़ेगा। जी हाँ, संगीता दत्त। और इसके साथ और ही एक फैक्टर तंत्र मंत्र तथा तांत्रिक ये जो काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, इसको गैर कानूनी करना पड़ेगा सरकार की ओर से, तभी जाके डायन के नाम पे अत्याचार तो रोक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं संगीता दत्त। हमें एक सॉल्यूशन तो ढूंढना होगा। हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन तो ढूंढना होगा। मॉब लिंचिंग के बारे में डिस्कस करें, इसीलिए और एक फैक्टर है इसमें। अगर खाली मॉब लिंचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस ना करें, अपराध के बारे में डिस्कस करें, तो ओवरऑल सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों के मन में। तो धीरज कम हो गया है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम है, एग्रेशन बढ़ गया है। तो बेसिकली लोग आजकल कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। कुछ भी हो गया तो वो लोग हिंसा पे
उतर आते हैं। तो ये भी हम लोगों को देखना है कि लोगों को अपना जो संयम है वो कैसे बनाए रखना है, कैसे दूसरों के बारे में फील करना है। और एक हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिक मेंटालिटी, जो आत्मकेंद्रिक एक सोचने का तरीका, खुद के बारे में ना सोच के एक समाज के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे ऐसा करने से दूसरे को कितनी तकलीफ होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें मुझे याद आती है, हम लोग हमेशा रेफर करते हैं कि असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया ओम शांति। तो हमें अल्टीमेटली तो सुपरस्टिशन, डार्कनेस, जो अंधेरा है उससे दूर आगे तो बढ़ना ही है। तो इसमें हर एक इंसान का सहयोग चाहिए, खाली राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं, विपक्ष में जो है हर एक इंसान का। और इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। साथ में जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं वो भी उसको हटाना है, दूर करना पड़ेगा। संदीप चमारिया, देखिए, न्याय व्यवस्था को तो दुरुस्त करना ही होगा, और कैसे सुधार हो सकता है एक नागरिक के तौर पर आप क्या दो सोचते हैं? चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। एक है चेतना, दूसरा है दंड का भय। कि जब तक आप उसमें चेतना नहीं उसका जब तक दीपक नहीं जलाएंगे तब तक उस व्यक्ति को पता नहीं पड़ेगा जो कर रहा है उसका कल मतलब उसका कितना समाज में उसका एक बुरा असर पड़े। दूसरा उसका दंड का भय। तो भाई अगर तुम करते हो तो उसके साथ साथ तुमको ये देखना पड़ेगा आज उसकी क्या तुम्हारी उसके परिणाम सामने आ सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समाज परिवर्तन होता है एक समय के एक पड़ाव के साथ साथ। एक समय सती प्रथा थी, एक समय विधवा विवाह की जो प्रथा थी वो समाज में काफ़ी बुरी तरह से उसको चारों तरफ से घेर रखी, लेकिन समय समय वो खत्म हो गया। तो ये जो व्यवस्था है, समझ लीजिए इस व्यवस्था के साथ भी हम लोग को कुछ समय गुजारना पड़ेगा। हो सकता है कि कल आने वाला दिन हम लोग के लिए काफ़ी एक आशाई किरण के साथ आए और लोग इसके बारे में सचेतन हो। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कानून है, कानून अपनी जगह पे काम करे, उससे ज़्यादा जरूरत है कि लोग इसके बारे में सजग हो। जी, ये मेरा कहना है। सजगता बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया। जैसा मैंने पहले कहा कि अंधविश्वास हो या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित योजना के तहत लोगों की मानसिकता को समझते हुए एक योजना बनानी होगी। सरकार को इस पर काम करना होगा। ये स्कूल से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जैसे बता रही थी रंभा सिंह कि पंचायत लेवल पे से शुरू करें और इंडिविजुअल को भी शिक्षित करें। बहुत कठिन नहीं होगा अगर एक सदिच्छा अंदर हो सरकार की भी, सामाजिक संगठनों की। क्या कहेंगे अंतिम कमेंट? देखिए, मेरा अंतिम कमेंट ये है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसको चेंजेस करना है। उसमें देखिए कि शिक्षा की द्वारा सिर्फ जीविका ही नहीं, जीवन चलना चाहिए। जीवन का मतलब लोगों के लिए न्याय, अन्याय, सद्भाव, सदकर्म। और हमारा एक मुद्दा ये होना चाहिए कि मानवता कम से कम जागरूक हमेशा रहे, कि खुद के लिए नहीं सोच के दूसरे के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात है कि सबको मानवता के रूप में देखा जाए। ये शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए। और जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है ये ज़्यादा से ज़्यादा और आगे जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बाबा तांत्रिक के लोगों के पास जाना नहीं चाहिए और बीमार के कारण डॉक्टर के पास ही हमेशा मतलब आप ये कहना जाना चाह रहे हैं चाहिए। कि ऐसी स्थिति पैदा हो अगर हाँ। कोई बीमार पड़ता है हाँ। उसके दिमाग में तांत्रिक ना आए, डॉक्टर आए, ये होना चाहिए। इसका बाद कि ये आर्थिक जो सस्वता होना चाहिए, आर्थिक एक हम लोग आर्थिक लेवल पे हम लोग को आगे आना चाहिए। और शिक्षा में स्किल होना चाहिए कि लोग कम काम कर सके। कम से कम शिक्षा के कारण लोग कैसे काम करेंगे, लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, लोगों के प्रति कैसे जागरूकता रहेगा, ये शिक्षा में कमी है, बहुत कमी है। इस कमी को पूरा हमारे देश में, आसाम में इस कमी को कम करना होगा। और इसके बाद मैं तो बार बार कहते आ रहा हूँ, अभी मॉब लिंचिंग का अगर बात कहे या अफवाह का, र्यूमर का बात कहे, इसमें कानून चाहिए। पूरा देश का एक कानून होना चाहिए। और संतोष शर्मा जो बोल रहा है कि पूरा नेशनल एक कानून होना चाहिए, वो देखिए वो मुद्दा अभी गया, पास हो गया, जो अंधविश्वास और दायन के नाम पर केंद्र सरकार ने उसी समय बोला था कि राज्य अलग अलग करे, और इस हिसाब से राज्य अलग अलग किया है। मगर जो मॉब लिंचिंग का जो घटनाएं हैं, इसको रोकने के लिए या अफवाहों को रोकने के लिए और अन्य ऐसे घटना जो है उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए एक केंद्र, एक राष्ट्र का एक राष्ट्र एक कानून मॉब लिंचिंग के मामले में होना चाहिए। अगर हो, बिल्कुल डेफिनेटली ये नतीजा आएगा। मैंने शुरू किया है मेरा जंग, मेरा युद्ध, ये अभी शुरू हो गया दोबारा मॉब लिंचिंग के ऊपर। तो मैं जब
तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं आज जी हाँ, इस पे बिल्कुल। लड़े रहूँगा। जी हाँ, ठीक है। तो हमें एक राष्ट्र एक कानून की ज़रूरत है, खासकर मॉब लिंचिंग के मामले में, क्योंकि भीड़ द्वारा जो हत्या होती है, सामूहिक हत्या, इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है बहुत पेचीदा हो जाता है और लंबा खिंचता है। हमें ऐसे, अगर हम एक राष्ट्र एक कानून बनाते हैं तो इसमें संदेश जाएगा कि जो भी ऐसा काम करते हैं उनमें संदेश जाएगा कि कानून का भय उनके अंदर होगा, उन्हें मालूम होगा कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अंधविश्वास का व्यापार को हमें मिलकर बंद करना होगा। अंधविश्वास के व्यापार को बंद करने के लिए सबके सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होगी और सरकारी योजनाओं में थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुधार होने पर ही हम ऐसी कुरीतियों पर काबू पा सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।